परिवार में हमेशा ही कुछ ना कुछ एक दूसरे से मतभेद चलता रहता है, इसके लिए क्या करना होगा? ये प्रश्न जो है झा जी का, ये मतभेद शब्द ही गलत है। मैं इसको मनभेद ये मन भेद भी मैं इसको थोड़ा विस्तार में कर रहा हूँ। गलत इसलिए बोला कि सभी अटेंडेंस करेंगे, यार इससे इतना बड़ा है, इसे गलत कैसे कह रहे हैं, कि सभी सजग हो जाएं। हमारे ज्ञान के अंदर हमारी विचारधारा में फर्क होता है, जिसे हम मतभेद करते थे। हम गणित के एक नियम से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हम सभी गणित करते हैं, सभी ने बच्चे को, हमने भी, आप तो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो आपने भी जो है इसको बड़ा अच्छी तरह से समझ पाएंगी कि जब बच्चे को अंक पढ़ाया जाता है तो उसे 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक उसे बताया जाता है। तो उससे जब अंक की पहचान हो जाती है तो उसे यह कहा जाता है कि जो बाद वाला अंक है वो पहले से सब बड़ा है। 2 1 से बड़ा है, 3 2 1 से बड़ा है, और 9 अपने पहले से सबसे उसकी जो वैल्यू है बड़ी। हमने सभी ये पढ़ा है, पूरा विश्व के अंदर हम इसी पे चल रहे हैं। इसको हम गलत तो नहीं मान रहे। क्या इसमें मतभेद है? नहीं है। मगर इसके बाद मतभेद शुरू हो जाता है। जो सही है उसमें मतभेद कैसे शुरू होता है, इसको जरा ध्यान से सुनना होगा। उसके बाद जब अंक की पहचान हो जाती है तो हम उसे फिर अगला स्टेप जो है जमा और गुणा, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए बताते हैं। 1 में 1 जमा करते हैं तो उत्तर आता है 2, और 1 से 1 मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उत्तर आता है 1। उस समय हम अगर बच्चे से पूछें कि किसमें लाभ है, तो उस समय हम सबका ज्ञान जो है जमा में फायदा है, क्योंकि जमा के अंदर हमें 2 मिल रहा है, गुणा में के अंदर हमें कम मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमारी विचारधारा जो है वो 2 मानेंगी, और यहां से मतभेद शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें गुणा का भी अगला स्टेप है, तो हम उन्हें अगला क्लास भी गया है। वही बच्चा जो दूसरी क्लास में जाता है, 2 में 2 जमा करता है तो उसका उत्तर 4 मिलता है उसे, और 2 में 2 गुणा करता है तो उसे 4 मिलता है। अपना पहले ही प्रश्न को जो उससे सही मान रहा था, उसमें अपने अंदर विचारधारा से मतभेद हो जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित था। और वो बच्चा जब तीसरी क्लास में जाता है, 3 में 3 गुणा करता है और 3 में 3 जमा करता है, तो जो पहले कक्षा का ज्ञान था उसके विपरीत हो जाता है। तो हमारा जो मतभेद है, हमारे ज्ञान का मतभेद है, क्योंकि उस बच्चे का मतभेद जो है, उसका ज्ञान उतना था, वो अपने ज्ञान के अनुसार वो बात कहता है। हम शायद बड़े होकर उससे ज्यादा ज्ञान करते हैं, या आज के बच्चे जो है हमारे परिवेश में, उनका ज्ञान हमसे ज्यादा है। तो ये ज्ञान के अंदर हमें अपग्रेड, बैलेंस करना है। वो जब वो तीसरा क्लास के अंदर जब बच्चा जाता है, जैसे आप शिक्षिका हैं, तो वो अगर ये समझे कि जैसे मैं तीसरी क्लास में आया हूं और इसी को पहली क्लास के अंदर मान लूं, इसके आगे का क्या ज्ञान है, कि जैसे पहली क्लास का ज्ञान उसे तीसरी में बिल्कुल विपरीत दिखता है। अगर उसने कहा तो पहले 3 अंकों में 1 बराबर 1 लिखता है, 2 के बराबर 2 लिखता है, 3 के बराबर 3 लिखता है, मगर वो चौथी क्लास के अंदर चौथा 4 जो है दूसरा छोटा लिखता है, 4⁴ 256 आ जाता है। तो जो 256 की रेशो मानता है, उसे ये ज्ञान होगा कि मेरा एक्स्ट्रा ज्ञान है, उसका किसी से मतभेद नहीं होगा, बल्कि उसकी विचारधारा को ऊपर लेने चाहिए। आप शिक्षिका हैं, आपके स्टूडेंट को आप मतभेद, आपका स्टूडेंट से मतभेद हुआ है, या आप ये समझते हैं कि उसका ज्ञान नहीं मुझे प्रेरित करे। ऐसे ही हम अपने परिवार के अंदर मतभेद को ना समझकर अपने को ऊर्जा या उसके से हम उसके ज्ञान को लेने में या अपने ज्ञान को समझाने में कोशिश करेंगे, तो ये मतभेद खत्म हो जाएंगे, मतभेद खत्म हो जाएंगे, मतभेद खत्म हो जाएंगे। आनंद आनंद आनंद। जय हिंद। आनंद आनंद। बिल्कुल। सत्येंद्र त्यागी जी, परिवार को लेकर आप क्या पूछना चाहेंगे? सत्येंद्र त्यागी जी। सत्येंद्र त्यागी जी। हाँ जी, मेरी आवाज, हेलो? हाँ हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो? आ रही है, आ रही है। आ रही है जी, आ रही है। हाँ, मैं जब से आरजीएस से जुड़ा हूँ, पीबीएस से, मुझे बहुत ज्ञान पड़ा है, और इस ज्ञान के बाद मैं भी यही चाहता हूँ अपने पूरे परिवार से, अपने पड़ोसियों से, कि भी इसको आगे कैसे फैलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष से
पूरे विश्व तक का हमारा प्रोग्राम जो है, अब रात भी हम किसी प्रोग्राम में थे तो वहां भी यही चीजें कह रहे थे कि आरजेएस पीबीएच को नेट से देखिए, ऑनलाइन देखिए, और हमारा समय बहुत बढ़िया है जो हम संडे से संडे प्रोग्राम रखते हैं। और भाई साहब की मैंने पिछली बार बातें सुनी तो वो बात सारी खान पीन पे थी, आज परिवार पे हैं, तो मुझे हर बार अभ्यास से अभ्यास होगा। मेरी तमन्ना ये भी है भाई साहब से पटेल नागर जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें भी जाकर मैं सभी के साथ उपस्थित होऊंगा, वहां से भी कुछ सीख लूंगा। मैंने बहुत लोगों से आरजेएस पे, पीबीएच पे बहुत सारी प्रगति मैदान में और यहाँ पे बहुत ज्ञान बढ़ रहा है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं अपने पूरे परिवार को यही खुशियां बांट रहा हूँ और परिवार की ही सारी बातें चल रही हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे आसपास में जो परिवार हैं या मेरे रिश्तेदार हैं वो भी मुझसे भी ऐसी ही सीख लें जैसी मुझे सीख आरजेएस और पीबीएस से मिल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सत्येंद्र त्यागी जी, आपने बहुत जगह चर्चा आरजेएस की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो है ना संकल्प है, देखिए 17 जनवरी मेरा जन्मदिन है। देखिए मैं बता दूं, 17 जनवरी मेरा जन्मदिन है, तो तब तक जो है ना, आज 17 दिसंबर है, तो बिहार में तो 10 दिन की यात्रा है। मैं 2024 साल है ना, तो अपने जन्मदिन तक 2024 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन तक सकारात्मकता पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और 2024 में हम लोग 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे, यानी 1 करोड़ लोगों का टेलीफोन नंबर हम लोगों के पास होगा। तो उसमें आप जिनसे चर्चा कर रहे हैं उन लोगों का टेलीफोन नंबर जो है वो लेकर और भेजिए, हम लोग पूरा नेटवर्क पैदा करेंगे। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य 2024 है। तो अब हम आमंत्रित करेंगे कुलदीप राय जी को, जो कि ट्रेड फेयर में थे, परिवार को लेकर। ये कुलदीप राय जी क्या कहना चाहेंगे? माइक को अनम्यूट, कुलदीप राय जी, माइक को अनम्यूट कीजिए। कुलदीप राय जी, माइक बंद है। हाँ जी, सभी जी मैंने तो अनम्यूट कर लिया है। ठीक है, बोलिए। आ रही है। सर, मैं सबको हमने उनके यहाँ पर जाकर पटेल नगर में एक वेबिनार अटेंड किया था, तो वो उस समय भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई थी और आज भी। लेकिन क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट आया हूं, तो इसलिए उनके विचार जो हमने सुने हुए हैं, पहले भी सुने हुए हैं, तो उन पे चलने की हम हर वक्त कोशिश करते हैं। और इस समय भी जो लोग प्रेजेंट जी, कुलदीप राय जी हैं कि उनका प्रोग्राम होता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और जो आप ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपका बर्थडे 17 जनवरी को आता है, तो हम हर वक्त हाजिर हैं और हम आपको संकल्प है जी, संकल्प है 2024 लोगों को इस नेटवर्क में लाना। और अब दुर्गादास आजाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या परिवार को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? दीदेवार जी से क्या बात करेंगे? सर, मैं इस सब्जेक्ट को आज पूरा सुना और अपने परिवार के लोगों से भी विचार सुने। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। और जो दीदेवार जी ने बात बोली, उस सब्जेक्ट को मैं काफी जगह बोलता। म्यूट हो गए। हाँ जी, एक मिनट यार, एक सेकंड यार राघव, मैं बोल। आवाज आ रही है, बोलिए। एक मिनट सर, वो आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। एक इस प्रॉब्लम को मैंने जो ये दीदेवार जी ने बताई कि जब हम अपने घर से समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे सोचते हैं, तो हर एक जगह चेंजेस है, बदलाव है।
तो उस बदलाव को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं या उस इंसान को, पर्सनैलिटी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारी आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। इसका बेसिक फंडा क्या है कि अगर हमने रिलेशनशिप बनानी है या समस्या का समाधान करना है, हमें हर इंसान को जो हमसे डिफरेंट है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो दुर्गादास जी ने कहा कि हर इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके विचारों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक हद तक, मेरे ख्याल से ऐसा कहना चाहते हैं। दीदेवार जी, इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये दुर्गादास जी ने जो दुर्गादास जी ने जो बोला है कि हमें अगर किसी परिवार में रहना है और शांति प्रिय रहना है और माहौल को अच्छा बनाना है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करने का भाव बनाना है कि जरूरी नहीं कि वो मैं उसे एक्सेप्ट करना है। सब सर्वप्रथम हमें उस परिस्थिति को, उस विचार को या उस व्यक्ति विशेष को, कोई भी चाहे गर्मी या सर्दी है, हम सर्वप्रथम उसे एक्सेप्ट का भाव बनाते हैं। हम सर्दी से लड़ते नहीं है, सर्दी से मतभेद नहीं करते, सर्दी को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम उसका, जैसे आज हमने कपड़े पहन लिए, गर्म कपड़े पहन लिए, गर्मी है तो गर्मी को एक्सेप्ट करते ही हमने पंखा और एसी चलाते हैं। उसी प्रकार हमें अपना भाव उस व्यक्ति के प्रति एक्सेप्ट का करना है। एक्सेप्ट भाव करने से मैं सहज हो जाता हूं और मैं उसको सुनने में के लिए तैयार होता हूं। और जब मैं सहज होता हूं तो वो भी सहज होकर मुझे अपनी बात कहता है, और मैं अपनी विचारधारा से सहज जब उसे देता हूं तो वो भी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ मेरा वो स्वीकार कर लेता है और कुछ मैं उसका स्वीकार कर लेता हूं। पूर्ण रूप से तो कोई एक व्यक्ति सिर्फ अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाया तो दूसरे को कैसे स्वीकार करेगा। सो हमें एक माहौल को स्वीकार करना है, एक सहयोग के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। और सर्वप्रथम मुझे अपनी भावना को स्वीकार करना है। मुझे यार उसका चेहरा नहीं अच्छा लग रहा, उसने मेरे को ये बात कही थी, मैं ये करता हूं। हमें इस अपनी विचारधारा को बदलना है कि यार उसका चेहरा इसलिए नहीं अच्छा लगा कि उसकी कोई बात मुझे कड़वी लगी, और उसका चेहरा इसलिए प्रिय लगा तो मेरा जो चाहता था उसने मेरी तारीफ वैसे कर ली है। तो ये मैं पहले भीतर अपने अंदर ईमानदारी से करूं और अपने आप को उस व्यक्ति विशेष को स्वीकार करूं, चाहे वो मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता है, मेरे बेटे हैं, बहन भाई है, अड़ोसी पड़ोसी है, या किसी महफिल में जाता हूं, किसी रिश्तेदारी में जाता हूं, वहां पर जो मेरा बस के अंदर बैठा है, जो मेरी सीट पे साथ बैठा है, यार ये कौन बैठ गया, कैसे बैठ गया, तो मैं उसे उठा तो सकता नहीं, पर जो है स्वीकार कर लेता तो मैं सहज होता और उससे बात ही जुड़ जाती है। तो वहां पर भी एक आपसदारी के अंदर परिवार गठन होता है। तो स्वीकार भाव पहले प्रथम लाना है। तो हम दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, उसको एज इट इज स्वीकार नहीं करना है, हमें इसके अंदर थोड़ा सा सही करना। आनंद आनंद जय हिंद। बिल्कुल, बहुत विचार ये है कि दूसरा ये सबमिशन है कि नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। भगवान ही अपने आप में पूर्ण रूप से परफेक्ट है। इंसान कहीं ना कहीं, इंसान की पर्सनैलिटी में कमी है, विचारों में कमी है, क्योंकि अब हम लोग ये मानते हैं कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, एक्सपीरियंस करता है, वो मैच्योर्ड हो जाता है। पर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये पाते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं, डिसेंट हो जाते हैं, कुछ लोग 60 के होने के बाद भी नहीं होते। तो इसलिए हमें मतलब हर इंसान के अंदर कमी नहीं देखनी, उसके प्लस पॉइंट से काम करना है। तो शायद इस बात को नहीं, थोड़ा सा मैं आपके विचारों को शुद्धता लाना चाहता हूं। आपसे पहले मैं प्रार्थना भी हूं। आपने कहा कि भगवान पूर्ण है। भगवान पूर्ण नहीं है। सृष्टि के अंदर जो है, सृष्टि बनाने वाला, उसको हम पूर्ण मान लें, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। उसने हमें रचा इसलिए था कि वो जो कार्य नहीं कर सका वो हमारे द्वारा होना है। सो हम दूसरे के सहयोग करते हैं। जिस प्रकार, एक थोड़ी सी बात है, आपको बड़ी अजीब लग रही होगी कि सृष्टि का एक नियम है जिसको हमने भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया, वो सृष्टि का एक नियम। उस नियम के अंदर सूरज एक ताप देता है और उसके इर्द गिर्द जो है पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी जब वो सूरज के पीछे चली जाती है तो वो पृथ्वी का हिस्सा अंधकार में हो जाता है, तो वो उसको प्रकाश नहीं कर सकता। इसलिए जिसको हम भगवान मान रहे हैं वो संपूर्ण नहीं है, पर उस समय हम उसको प्रकाशमान कर लेते हैं। बिजली के तौर पे हम 24/7 करते हैं। तो एक दूसरे का सहयोग है। उसने मुझे रचा है, मगर उसके अंदर मेरे को भी कुछ उसने दायित्व या क्षमता दी है कि जो कार्य वो नहीं कर सकती वो मैं कर रहा हूं। जिसको पंख दिए हैं वो उतनी ऊंची नहीं उड़ा सके, मुझे तो पंख नहीं दिए, मैं उनसे ऊंचा उड़ सका हूं। सो कुछ कार्य यह है कि ये बहुत बड़ा भ्रम है कि सभी एक दूसरे के सहयोग से पूर्ण है।
एक हाथ अगर समझे कि मैं ही सब कुछ हूं, तो हाथ को अलग काट दे तो उसका खत्म हो जाता है। पैर समझे एक दूसरे के सहयोग से, सो मानव भी एक दूसरे के सोच है। कोई किसी के अंदर कोई ज्ञान है, कोई सीए है, कोई फौजी है, कोई किसी तरह का कार्य, कोई खिलाड़ी है, कोई किसान है, सो सभी का सहयोग से संपूर्ण समाज बनता है। ये सृष्टि भी एक दूसरे के सहयोग से है। सूरज का अपना काम है, चंद्रमा का अपना काम है, तो सहयोग नीति है। तो कोई भी पूर्ण नहीं है तो कोई भी अधूरा नहीं है। हम सभी के साथ पूर्ण हो सकते हैं एक दूसरे के सहयोग से। हमें अपनी विचारधारा को अपने अंदर भीतर से, मुझे अपने पूर्ण करने के लिए सिर्फ अपने विचारधारा के अंदर बदलाव लाना है, और मैं दूसरे को भी विचारधारा में बदलाव करूंगा, तो सभी सहयोग है, तभी ये समाज पूर्ण होगा, सहयोग से होगा। अन्यथा समाज संपूर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रकार सृष्टि भी संपूर्ण नहीं है, हमारे सहयोग से संपूर्ण है, उसी प्रकार ये आज नई भाषा मैंने दी है, आप सुनने वालों को भी अजीब बात लगी होगी, मगर संपूर्ण जो है एक दूसरे सहयोग से हैं। अलग एक कोई भी संपूर्ण नहीं है। जिसको हमने भगवान कहते हैं, वो भी संपूर्ण दीदेवार के विचार से नहीं है, नहीं है, नहीं। आनंद आनंद। थर्ड पॉइंट ये था कि ये जो चीजें आती हैं, परिवार में भी समस्या आती है, समाज में भी आती है, देश में भी आती है, इंडिविजुअल लेवल से संयुक्त रूप से जो समस्या आती हैं, अगर हम ये 3 चीजें अपना लें, हम्बलनेस, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, तो मुझे लगता है कि इस समस्याओं का हम अपने लिए भी शांतिपूर्ण बन सकते हैं, दूसरे के लिए भी बन सकते हैं। अगर हम ईगो ही लेकर चलते रहे तो समस्या और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। धन्यवाद, बस मुझे यही कहना था। और मैं आपके काफी हद तक आपके विचारों से सहमत हूँ और कुछ आपको समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की बातें जो है मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि आपके विचार वैज्ञानिक भी हैं, काफी हद तक नए विचार भी हैं। तो इसमें आपका जो ये विचार मेरे को अच्छा लगा कि जो हम दायित्व है हमारा इंसान, वो दायित्व को ना समझ के अपना राइट की तरफ ज्यादा ध्यान दे देता है। जो नई पीढ़ी भी आजकल जो बच्चों में चेंज आ रहा है, वो उनमें ईगो भी है, स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, और वो अपने दायित्व की बात ना करके अपने राइट की बात करते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमारे को जो परिवेश में जब हमारा इस जगत में है, तो भारतीय संस्कृति एक पूर्व है और विदेश को वो पश्चिम है। पूर्व के अंदर हमने दायित्व के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। बड़ों को आदर करना, कुछ कम से कम खाना, चादर के पांव उतने चादर के बाहर मत निकालना, ये हमें संकुचित विचारधारा दी है। और पश्चिम की जो दूसरी जगह थी, उसके अंदर राइट की बात करी थी, ये तेरा हक है, ये तेरा हक है। वहां भी परेशानी है और हमारे भी परेशानी है, क्योंकि बीच का रास्ता दोनों ने नहीं अपनाया। सो आज की जनरेशन जो आज के इलेक्ट्रॉनिक्स युग के अंदर हमारे बच्चों को राइट की बात ज्यादा उसको मिल जाती है। अनजाने के अंदर माध्यम जितने हैं, इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, तो वो कच्चा दिमाग है इसलिए कर रहा है। और हमें सारी उम्र अपना दायित्व निभाया, राइट नहीं पता था, तो वो भी हमारे माता पिता ने, अड़ोस पड़ोस ने, या धर्म और जाति के अंदर हमारे लीडरों ने हमारा दुरुपयोग करा है। सो दोनों की समझ चाहिए। सो हमारा आर्जेशियन का दायित्व है कि हम दोनों के बारे में बताएं, चाहे वो बच्चा है, ना वो गलत है ना हम गलत है। हमारे जो विचार हमें दी गई, वो एक दिशा दी गई और उनको दूसरी दिशा दी जा रही है। दोनों दिशा का ध्यान है। सिक्का वही है जिसके 2 पहलू हैं। एक सिक्का वो खोटा होता है जिसका एक ही पहलू होता है। सो हमें अगर जीवन को सार्थक और सच्चा सिक्का बनाना है, तो दोनों पहलू को हमें सिखाना होगा। सर्वप्रथम हमें पूरे अपने अंदर झांकना होगा कि हम अपने राइट और दायित्व को निभा रहे हैं, तो बच्चों को हम कर पाएंगे। सो ये भी एक भूल है कि बच्चे राइट की बात करें, क्योंकि उन्हें अनजाने में राइट मिल रहे हैं, तो उनके दायित्व का समझाने का दायित्व हमारा है। राइट जो बात करें उनको सुनेंगे और उन्हें हम सही पढ़ेंगे। हम ये उन बच्चों को ये कह रहे हैं अहंकार है, बच्चे अहंकार में नहीं है, वो अपने राइट के अंदर अनजाने में राइट पकड़ रहे हैं, हम उसे अहंकार ले रहे हैं, क्योंकि हमें उसे दायित्व नहीं समझा पाए। सो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने दायित्व को भी समझाएं और उनके राइट का भी केयर करें, उनको राइट को भी राइट माने और अपने दायित्व को भी राइट माने। यहाँ दोनों को राइट मानेंगे तभी बीच का रास्ता मिलेगा। आनंद आनंद आनंद। जी धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि दुर्गादास आजाद जी को समुचित जो है वो समाधान मिल गया होगा। और अब दूरदर्शन दिल्ली से जुड़े
कर्मचारी इशाक खान जी को आमंत्रित करें, लगातार वेबिनार में जुड़ते हैं। आज परिवार को लेकर दी देवार जी से क्या वार्ता करना चाहेंगे? जय हिंद आप सभी को। बहुत कुछ सुना, गुना, बुना। दरअसल परिवार से ही समाज बनता है और परिवार में इन दिनों बहुत सारे रिश्तों का अभाव होता जा रहा है। बहुत कम रिश्तों से हम काम चला पा रहे हैं आजकल। दरअसल मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसे कई रिश्ते विलुप्त होते जा रहे हैं इस सिकुड़ते परिवार में, एकाकी जीवन में। जैसे शहर में रहने वाला बच्चा जो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, वो सिर्फ माता पिता और अंकल आंटी से काम चला रहा है। उसके ताऊ क्या होते हैं, ताई क्या होती हैं, नाना नानी क्या होते हैं, इन सब को उससे समझ नहीं हो पा रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि जहां कहीं भी समय मिले थोड़ा सा, तो उन्हें उन रिश्तों के करीब ले जा करके और उन्हें समझने और उन्हें पहचानने की थोड़ी सी अवसर देने की आवश्यकता है। तो इन परिस्थिति में जहां की रिश्ते कम हो रहे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, एक मार्गदर्शन। जनाब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हम बात कर रहे हैं, हम भारतीय हैं, सो हमारे भारतीय संस्कृति में इसका बहुत बड़ा महत्व था। वो ग्रामीण क्षेत्र में था या वो शहरी क्षेत्र में था, ये परंपरा तो शहर में भी थी। सो शहर में इसलिए थोड़ी जल्दी चली गई क्योंकि शिक्षा का अभाव था, और जब कोई व्यक्ति शिक्षा ले लेता है तो उसकी आर्थिक संपन्नता जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सामूहिक परिवार के अंदर, जो गांव के अंदर जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वो सहयोग लेते थे और सहयोग लेते। जैसे अभी मैं विवाह के ऊपर बोला, शगुन के ऊपर दिया जाता है, वो सहयोग राशि थी। तो मामा मामी रिश्ता जो है सिर्फ ये भारतीय संस्कृति के अंदर है कि पेरेंटल की तरफ से एक अलग से नाम दिया गया है और दूसरी तरफ से नान के दाद के बनाया गया। ये भारतीय संस्कृति में है। सो हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पास देखे, पहले हमारे बच्चे जो संतान 8-10 भाई होते थे तो रिश्ते भी बन जाते थे। अब बच्चा ही एक है तो या दो हैं तो उसमें बुआ और मासी और कैसे बनेगा? तो वो इसके अंदर उसका दोष नहीं है, समय का दोष है। और दूसरा जो अंकल आंटी, इसलिए दूसरा है, ये विदेशी वहां पर था कि वहां बच्चा ये एक या दो था, इसलिए वहां पर आज जो लोगों की जो है, आज हम चाइना को भी बीट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या और वहां पर जनसंख्या कम होते हुए वो कह रहे हैं दूसरों को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे को जनसंख्या कम होते हुए ये भी चीज हमारे को अंकल आंटी पे ही सीमित हो जाएगी, क्योंकि मामा कौन है, मामी कौन है, चाचा को होगा नहीं। तो हमें ये परिवार को पड़ोसी का जो छोटा भाई है उसे चाचा कहें और जो बड़ा भाई है उसे ताया। बच्चे को ऐसा समझाएंगे तो अपने पिता के बड़े भाई को, जो उसका मित्र है, दोस्त है, उसे ताया जी बोलेगा और उसके छोटे को चाचा जी बोलेगा। सो ये हमारे रिश्ते पहले थे, अब रिश्ते लुप्त होते जा रहे हैं, तो उन्हें हमें कैसे विचारधारा में देंगे? सो हमारी ड्यूटी बनती है कि पड़ोस के परिवार के अंदर, मैं अपने घर में सभी बच्चों से कहता हूँ कि आप मित्र के ऊपर ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं कि आज मित्रों के साथ जा रहे हैं, हम शाम को रात को जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मैंने कहा बेटा, दो चीजों का ध्यान रखेगा। ये मित्रता जो है घर के परिवार की चारदीवारी के बाहर ही अच्छी लगती है। जब भी घर में कोई सुख और दुख होता है तो जो हमारे खून के रिश्ते हैं उन्हीं के साथ हम उत्सव मनाते हैं। तो उनको अपना लो, मित्रता जितनी मर्जी बढ़ा लो, वो उसकी चॉइस है। मित्र तोड़ भी जाओगे सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से, तुम्हें कोई नहीं कि जितने मर्जी मित्र बना लो और जितने मर्जी मित्र से लड़ाई झगड़ा कर लो, मगर परिवार के अंदर जो खून के रिश्ते हैं तुम चाह कर भी नहीं तोड़ सकते। ना समाज तोड़ने देता है और ना ही कानून तोड़ने देता है, उसके लिए नियम बने हुए हैं। सो आप मित्र तो जरूर बनाएं, पर जो ये खून के रिश्ते, सामाजिक रूप से पारिवारिक रिश्ते और कानूनी रिश्ते हैं, इनके अधिकार को, इनकी कास्ट पे मित्र मत बढ़ाओ। इनका भी अपना लुत्फ है, इनके साथ भी लुत्फ लो और मित्रों के साथ। ये हमारे परिवार के अंदर हम बड़ों को भी इसको बैलेंस करना होगा कि परिवार के अंदर जब बैठे हैं तो रात को कम से कम एक बार खाना हम बैठे और उस समय हम खुद मोबाइल लेके बैठे और उसे दोष दे रहे हैं सबको। मैं अपने घर के अंदर उस समय जो 20 मिनट का टाइम है मोबाइल साइड पे रख देता हूँ, सारे बैठते हैं और खाना एक ही चॉइस का बनता है। अगर हम, मैं कहता रेस्टोरेंट में थोड़ी बैठते हो कि सबसे अलग अलग पूछा जाएगा। तुम घर में हो तो घर में जो एक ही किचन में एक ही चीज बनी है सबको मिलेगी। तुम अपनी बता दो आज उसकी बारी है, उसकी बारी है, हम ऐसी परंपरा बनवाएंगे। तुम रेस्टोरेंट के अंदर चॉइस दे सकते हैं, भाई तेरे को क्या चाहिए। सो घर के बाहर तुम अपनी चॉइस करो, घर के अंदर परिवार की एक चॉइस है, आज तेरी चॉइस मानी जाएगी,
कल उनकी मानी जाएगी, सुबह आप बता दो। तो ये परिवार के अंदर ये नाना नानी जब रिश्तेदार आते हैं तो हम खुद बुलाएं कि यार तेरी मासी जी आई है, तेरी चाची आई है, अरे ऐसा करें। तो ये हमारा दायित्व बनता है। और जब उसके खून के रिश्तों में बहन भाई नहीं है तो ये रिश्ते तो स्वयं खत्म होंगे ही। पर अगर हम उसमें सजग रहेंगे, हम किस हमारा बैकग्राउंड ग्रामीण है या शहरी है, हमारा बैकग्राउंड भारतीय था, सो संपन्नता के अंदर हम जा रहे हैं तो हम उसको सहज स्वीकार करना पड़ेगा, हमें खुद को स्वीकार करना पड़ेगा। अपने उसको सही और आज को गलत माने, ये भी हमारी गलती है, हमें अपनी भूल को भी सुधारना पड़ेगा। आनंद आनंद आनंद। बहुत अच्छी बातें सुरजीत सिंह दिदेवार जी बता रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं। तो इंसान के रूप में निश्चित रूप से बहुत आदर भाव आरजेएस फैमिली की ओर से मैं सभी लोगों की तरफ से आपको एक आदर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और 2047 के कार्यक्रम को भी सफल करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान हो, ऐसी आशा करता हूं।